जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरा होने पर एक बजर बजेगा। इसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा, ये आपस में ही तय करना है। आज का विषय, क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है? पिछले 30-32 साल से एक कोलेजियम सिस्टम जो जजों की नियुक्ति करता है, कुछ अपने ही केसेस के आधार पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये अपने ऊपर लिया कि वो हायर जुडिशरी को, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्त करेंगे। और कई बार ये विषय चर्चा में आया कि क्या कोलेजियम सिस्टम एक परफेक्ट सिस्टम है। इस सिस्टम के सामने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो सभी पार्टियों ने सर्वमत से पार्लियामेंट में पास किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और पिछले 5-7 सालों से ये बात चल रही थी कि सरकार नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बिल को एक नए रूप में विद फ्यू अमेंडमेंट्स के साथ लेकर के आना चाहती थी। और पिछले लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू इसको पुश भी कर रहे थे, लेकिन जुडिशरी की तरफ से पुशबैक था। मुझे लगता है जस्टिस यशवंत वर्मा का ये जो केस है वो एक ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, और सरकार बहुत जल्दी ही व्यापक रूप से लोगों के साथ मशवरा करके, स्टेक होल्डर्स के साथ मशवरा करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को एक नए रूप में लाने की तैयारी कर रही है। मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है। जस्टिस यशवंत वर्मा के कारण से कोई गवर्नमेंट कुछ लाना चाहती है। गवर्नमेंट अगर सारी अपोजिशन पार्टीज़ भी अगर इस मूव को सपोर्ट करेंगी तो ही ये जो इशू अराइज होता है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट ने पहले लाई है मोदी सरकार, जो पहली सरकार थी, पहले किसी ने ये स्टेप नहीं लिया, परंतु जुडिशरी ने। और जुडिशरी में क्या कि जो आरएसएस के सपोर्टर थे जुडिशरी में, उन्होंने भी इस जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन था ये उसको अपोज किया। तो ये सब जब तक पूरे सब तक नहीं आएंगे, जब तक नहीं होगा। मेरा मानना है कि जो प्रश्न है आज का, जो चर्चा का विषय है, वो है भ्रष्टाचार न्यायपालिका में है या नहीं। मेरी राय है, मेरा सुझाव है, आप सभी बड़े दिग्गज लोग हैं, कि अभी विषय वहाँ से शुरू करें कि भ्रष्टाचार है या नहीं। देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है जो समाज के लगभग सभी वर्गों में व्याप्त है। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि न्यायपालिका एक अभी आज की डेट में समाज में ऐसा स्थान रखती है जिसको अंग्रेजी का एक शब्द है सैक्रोसेंट, मतलब वो एक अभी भी पवित्र और अलग संस्था के नाते जानी जाती है, मानी जाती है। वहाँ यदि भ्रष्टाचार का विषय कुछ होता है या चर्चा में बात आती है, तो उस वक्त हमारे यहाँ भगवान श्री राम का भी उदाहरण है कि उन्होंने कोई भी ऐसी चर्चा यदि जनता में हुई तो उसके साथ में उन्होंने अपनी राय उठाई है। मेरा मानना इसमें ऐसा है कि न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान लेके यदि जनता के बीच में ऐसी कोई धारणा बन रही है तो उसके लिए क्या उचित कदम है वो उठाएं, और जो देश में एक डिबेट शुरू हुई है उसके साथ सकारात्मक व्यवस्था और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। जी देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी जो जस्टिस वर्मा का मैटर आया है, मीडिया में हम सभी लोग देख रहे हैं, तो भ्रष्टाचार है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन जो ओवरऑल इशू चल रहा है कि कैश बरामद हुई है और वो कैश कहाँ से आई है, तो और वो पैसा जो आया है, क्योंकि जनरली नहीं, ये एक प्रोसेस का पार्ट है कि 2.25 लाख के नियर अबाउट सैलरी है जो कि सभी के अकाउंट्स में आती है। और ईडी या आरबीआई की गाइडलाइन है कि इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट जो है कैश का वो कहाँ से आ गया। तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है, ये क्वेश्चन पूछा जाना जरूरी है कि अगर हमारी जुडिशरी में, जिसमें आम नागरिक की बात करें, वो भगवान की तरह देखते हैं हमारे जस्टिस को या पूरे सिस्टम को, कि वकील न्याय दिलाएगा, हमारा स्टैंड रखेगा, जस्टिस हैं वो भगवान की तरह हैं, वहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन मार्क है तो अकाउंटेबिलिटी कौन है, तो उस पर ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी है।
करप्शन किसी भी फॉर्म में सोसाइटी में परसिस्ट करना, और ख़ासकर जुडिशरी में मेरे को लगता है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जुडिशियल इम्प्रोप्राइटी है। लेकिन हमें एक बात के लिए अवगत रहना पड़ेगा कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, इन सब चीज़ों की बात करता है और जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। मेरे को नहीं लगता कि एक वकील के तौर पे मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसा दिन एक भारत देखे जहां एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार जजेस को बनाए, क्योंकि फिर भारत कभी ऐसा दिन भी शायद नहीं देख पाएगा जब एक हाई कोर्ट जज एक बैठे हुए प्रधानमंत्री का इलेक्शन के अंदर इरेगुलरिटी पाता है तो उसको कैंसिल करने की हिम्मत रख सकता है। आज के टाइम में गवर्नमेंट सबसे बड़ी लिटिगेटर है इंडिया की कोर्ट्स के अंदर, और अगर आप चाहेंगे कि सरकार ही जजेस को अपॉइंट करे तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल रिव्यू का जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूलभूत ढांचा है हमारे संविधान का, वो ही बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। देखिए, मेरा कहना ये है कि भी करप्शन है, एवरी वॉक ऑफ लाइफ में है, और जुडिशरी में भी है करप्शन। मगर ये बात ये है कि भी जैसे जस्टिस वर्मा का केस आया है तो इस केस में पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऑर्डर कर रखी है, और हमें पेशेंटली वेट करना चाहिए उस इंक्वायरी रिपोर्ट का, और वो इंसाफ मेरे हिसाब से सामने आएगा। और जहाँ तक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सवाल है, इसको हर हालत में प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो ये बहुत गलत रहेगा पूरे देश के लिए। इसलिए हमें ये वर्कआउट करना पड़ेगा कि भी कोलिजियम सिस्टम हो या कोलिजियम सिस्टम में कोई सुधार लाया जाए, उस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। या अगर कोई नया जुडिशल कमीशन भी बनाते हैं तो वो भी ऐसा होना चाहिए कि जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से। प्रतीक, एक बात समझ में आती है कि 1992 से पहले कोलेजियम सिस्टम नहीं था। 124A आर्टिकल के तहत ही एग्जीक्यूटिव नियुक्ति कर रही थी। उस समय भी ऐसे जजेस आए जिन्होंने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को रद्द किया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस जो व्यापक चर्चा की आवश्यकता है वो ये नहीं है कि कोलेजियम सिस्टम बेटर है या उसमें क्या कमियां हैं, और शायद जजेस को एक काफ़ी लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि जो कॉलेजियम सिस्टम में खामियां हैं उन खामियों को सही किया जाए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बात पे नज़रअंदाज हुई। और आज जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की जो बात है वो ये नहीं है कि आप सारी पावर सरकार को ही दे देंगे, उसमें देश में व्यापक चर्चा होनी चाहिए। 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर, और ऐसे लोग इस फील्ड में से आने चाहिए कि वो उनमें से कोई राइटर हो सकता है, कोई कथाकार हो सकता है, कोई पेंटर हो सकता है, कोई क्रिकेटर हो सकता है, जो आकर के अच्छे लोगों की जजेस में हायर जुडिशरी में नियुक्ति कर दे। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप ऐसा नहीं है कि अगर वो चीज़ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के पास चली गई तो एग्जीक्यूटिव के पास कंप्लीट पावर हो गई। मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी और खाली नियुक्ति की बात नहीं है प्रतीक, जो अब बहुत इंपॉर्टेंट अहम बात जो आ रही है वो अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जजेस भी है। इम्पीचमेंट प्रोसेस इतना एक इम्पॉसिबल प्रोसेस है कि पिछले 70 साल में एक भी जज को हम इम्पीच नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि वो उस प्रोसेस में ही कितनी खामियां हैं। तो आपको नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको अकाउंटेबिलिटी को भी लेना होगा कि जिन जजेस को आप अपॉइंट कर रहे हैं उन्हें रिकॉल कर दे कि भी पावर उस कमीशन में। विकास जी, आपने जो मुद्दा उठाया, अगर हम आज देखें इस देश में लगभग 800 हाईकोर्ट जजेस हैं। अगर एक जज के मिसकंडक्ट के ऊपर हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको ओवरथ्रो करके नया एनजीएसी लाया जाए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आज किसी कैबिनेट मंत्री के ऊपर कुछ आरोप लगते हैं? आज हम आरोप की स्टेज पे है, कुछ प्रूव नहीं हुआ है। अगर आरोप लगते हैं तो क्या आप डेमोक्रेसी को बंद करके तानाशाही इस देश के अंदर ले आएंगे? क्या अथॉरिटेटिव रूल ले आएंगे? आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हाईकोर्ट जज, हम लोग सब प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में, जब हाईकोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज किसी केस को देख रहे होते हैं तो उनके सामने सरकार का डिपार्टमेंट खड़ा होता है, ईडी खड़ी होती है, सीबीआई खड़ी होती है, पुलिस खड़ी होती है, टैक्स ऑफिशियल्स खड़े होते हैं। अगर इन लोगों को आप ये पावर देंगे कि विदाउट एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड आप उस जज के खिलाफ किसी भी तरह की कंफ्यूज करें कॉलेजियम में। एक मिनट कंफ्यूज मत करिए ना, ऐसे कंप्लीट करके कॉलेजियम अलग चीज है। आप वीरास्वामी केस के राइट में बात करें। ये 9 PM शो नहीं है, इसको एक एक करके रखते हैं। नहीं, बीच में आपन में देख तो इसलिए देखिए, नहीं, मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं, देखिए कंफ्यूजन हो रहा है। कॉलेजियम सिस्टम का विषय अलग है। कॉलेजियम जो है उसमें जो एनजेएसी बना 2014 में और 2015 में उसको जो हटाया गया, उसको नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की जगह उसको बहुत बार चर्चा में नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन भी कहा गया।
क्योंकि उसमें क्या है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप कभी अपने भतीजे को, बेटे को, जूनियर को जज बना देते हैं जी। अरे भाई, मैं भी प्रैक्टिशनर हूँ, मुझे पता है कि वहाँ क्या सिस्टम इवॉल्व होता है। आपका बेटा इंश्योर्ड है लगभग कि वो जज बन जाएगा। यदि आपने किसी को ऑब्लाइज कर दिया तो वो आके उसको जज बना देगा। देखिए, इन चीज़ों के लिए एक कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कॉलेजियम व्यवस्था अलग है और दूसरी व्यवस्था भ्रष्टाचार के लिए कौन एजेंसी इसको सही तरीके से जज कर सकती है, उसके लिए फाइनली तो जुडिशरी के पास आएगा ही चार्जेस फ्रेम होने। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो जजमेंट उस वक्त पास हुआ उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज ही इसमें एक्सक्लूड किए गए, लोअर जुडिशरी एक्सक्लूड नहीं है। तो क्या जज यदि उसको पुलिस को रोज डील करता है जो सीजीएम और डिस्ट्रिक्ट जज, वो एक्सक्लूडेड नहीं है उस 1991 के जजमेंट से? कितना ये इम्पार्शियल जजमेंट है। आप लोअर जुडिशरी को कहते हैं उसको तो तुम एफआईआर कर सकते हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज जो हैं वो सैक्रोसेंट हैं। मुझे लगता है कि इस पे एक बार रीथिंकिंग होनी चाहिए और नेशनल डिबेट होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। सर एक और चीज मैं एडिशनली ऐड कर रही हूँ सर, एक सेकंड, क्योंकि क्या है सर, फैक्चुअली जो करप्शन है, करप्शन को हमने कैसे डिफाइन कर दिया? नहीं, करप्शन सर, मैं कंप्लीट कर रही हूँ सर। करप्शन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि अगर कहीं केस पाया गया, किसी ने रिश्वत ले ली, क्या हम इसको करप्शन नहीं कहेंगे कि जब जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जिनके अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, वहाँ अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि सर ने कहा, तो वो कैसे आ रहे हैं? आखिर उन लोगों के नाम कैसे रिकमेंड किए जा रहे हैं जो देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन में जुडिशियल, मुझे नहीं पता होता है कि किस हाई कोर्ट से कौन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बन के आ रहे हैं। वो सडनली हमें पता चलता है कि इनके अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, हाई कोर्ट में हमें सडनली पता चलता है। तो कहाँ ट्रांसपेरेंसी है? तो जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो क्या हम उसको करप्शन का पार्ट नहीं मानेंगे? कि आपने आधार क्या बना लिया? आधार आपसे पूछेंगे ना तो आप तो बिना बात के झूठी शिकायत कर दोगे। नो सर, आप ये गलत बात बोल रहे हैं, आप गलत बात बोल रहे हैं। जो है नहीं, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन। नो, आप गलत बात बोल रहे हैं। पहले समझ लो सिस्टम क्या है। आप बोल क्या रहे हैं सर? आप बोल क्या रहे हैं? नो, आप गलत बोल रहे हैं। सुन लीजिए, मैं बता सर रहा हूं। देखिए, ये चीजें जो है ना, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सुन लो, आप सही कह रहे हो, एमओपी तो बने सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। ये बिल्कुल सही बात है। सिस्टम को जब सही फिक्स करने के लिए आपको पता नहीं है, जब सरकार ने कहा हाई कि कोर्ट का कॉलेजियम रिकमेंड करता है, वो सारा आजकल बताया जाता है, पर वो फॉलो नहीं है पुराना जमाना। अभी सर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये किया है कि वो साइट पर आएगा, लेकिन सर कैसे नाम रिकमेंड किए गए हैं ना, किसको पता है? किसी को नहीं पता है सर। बता देता हूँ, आपको नहीं पता है। दिस इज द पार्ट ऑफ करप्शन सर। आज जब कॉलेजियम स्टे हाई कोर्ट का रिकमेंड करता है, वो डिक्लेयर करा जाता है। कहाँ पर डिक्लेयर किया गया है सर? नहीं, लिस्ट बनती है। नहीं, सही बोला। एक मिनट सर, सॉरी टू इंटरप्ट। एक बार लिस्ट जो आती है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट आती है, वहाँ के कॉलेजियम ने यहाँ के कॉलेजियम को भेजा, यहाँ की कॉलेजियम और वहाँ की कॉलेजियम इन टच होती है, और जो लिस्ट वहाँ से बनता है वो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ के कॉलेजियम के विशेष के अगेंस्ट में बनता है। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ उस हिस्से को, वो मैं भी जानता हूँ। तो जानता हूँ सर, तो आप तो सब जानते हैं। मैं तो यही कर रहा हूँ। अच्छा, एक और लास्ट में सर एक चीज, आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज उसी की वजह से ये कमी क्या है, इसकी वजह से सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप उसमें जो हर ओबीसी के, एससी, एसटी, विमेन के जो रिप्रेजेंटेशन होने चाहिए वो कॉलेजियम के कारण नहीं है। कोई ना पहले था जब कॉलेजियम नहीं था। अरे तो नहीं था तो अब तो होना चाहिए ना पहले था ना आज है। परंतु आज जो है सबको रिप्रेजेंटेशन, लेडीज को भी दिया जा रहा है, एससी एसटी को भी दे रहे हैं, क्रिश्चियन को भी ये कॉलेजियम दे रहा है। और ये वाला चीफ जस्टिस ने तो इंटरव्यू लेने चालू कर दिया इस कॉलेजियम ने। मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं कि पहले तो पता ही नहीं चलता था। सर यदि सब्जेक्टिव बात न करें, कोई चीफ जस्टिस हैं बहुत अच्छे होंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मेरा पॉइंट है चेंज हो गया। सर ये इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, पता नहीं चलता, आवाज निकलती है, नहीं निकलती। मानेंगे कि आज पता चलता है। 78 साल बाद अगर देश के आम नागरिक की आस्था जुडिशरी में से कम हो रही है, वो किसी भी रीजन से हो, तो आपको लगता नहीं कि आप इतने सीजन्ड वकील हैं और इतने वरिष्ठ वकील हैं और अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, कि एक देश व्यापक चर्चा हो और जो गलतियां हैं उनको फिक्स करने की कोशिश करें। चर्चा तो होनी चाहिए। डिबेट हो। व्हाई शुड बी शाय अवे? हम क्यों ऐसा माने कि नहीं ये भगवान है और हमें इनके बारे में तो हमें आज 78 साल बाद अगर देश में ये सब समस्या ज्वलंत हो रही है कि जुडिशरी में विश्वास कम होता जा रहा है और प्रोसेस अपने आप में एक पनिशमेंट बनती जा रही है। 25-25 साल, 30-30 साल तक लोग एडिया घसीट रहे हैं
इनमें अगर ये पूरी नेशनल Corruption जुडिशियल अपॉइंटमेंट पहले कमीशन की भी जगह थी, अगर आप उसे अकाउंटेबिलिटी भी है। कमीशन There कहते is हैं no तो dispute. उसको करना चाहिए हमको। करप्शन सर, पहले भी विकास थी, सर, आज भी है। विकास सर, मैं टोटली Corruption सहमत आज हूँ। भी है, 40 साल से पहले केस भी थी। पेंडिंग है, हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? 40 साल से अगर कोर्ट में litigate बढ़ केस जाता है पेंडिंग आकर है के। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, लेकिन पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर में तो ओवरनाइट 12 बजे रात में कोर्ट खुल के जजमेंट होते हैं सर। वो गलत है। हाँ, तो गलत है तो गलत है। तो एक बार गलत कौन जस्टिस चर्चा गौर को करेगा भी सर? बोलने देते हैं। 12 बजे चर्चा रात करना में discussion 12 बजे रात में कोर्ट खुल के, चूंकि पॉलिटिकली सेंसिटिव केस है। आई एम एग्रीइंग टू योर दिस। मेरा मानना ये है, जो हमारा डिस्कशन हुआ है, हम सब में इस कंसेंसस है इस बात पे, हाँ, कि जुडिशरी में अगर कोई करप्शन है उसको एड्रेस करना चाहिए और स्टेप्स ऐसे उठाने चाहिए ताकि ये दोबारा ना हो, ताकि पब्लिक का फेथ जुडिशरी से ना हटे। ये बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक का फेथ क्या जुडिशरी में बना स्टेप रहे। वो बताओ। नहीं, जो स्टेप उठाए, जो उसमें ये सर, है ना, या तो इसमें कोलिजियम मैं सिस्टम में थोड़ा सा देखिए, legal- स्टेप मैं बता रहा हूँ, देखो कोलिजियम सिस्टम में या तो आप सुधार लाइए, क्या या एमओपी सुधार, फॉलो वो करें, बताओ, नहीं, या तो वही एमओपी लाएंगे। फॉलो करो जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हुई है, नहीं तो अदरवाइज जुडिशियल कमीशन का भी विकल्प डिस्कस होना चाहिए। ये साहब ठीक कह रहे हैं कि इसमें नेशनल डिबेट होनी चाहिए और सारे सबके व्यूज़ आने चाहिए, फिर कंसेंसस बनना चाहिए, फिर पार्लियामेंट इस बात को एड्रेस करे। और पहले वाला जो जब जिसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया उसमें बड़ा सीधा प्रावधान था कि 6 मेंबर की कमेटी बनेगी जिसमें से 3 जजेस होंगे इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 1 लॉ मिनिस्टर होंगे और 2 नेशनल पर्सनालिटी होंगे। Eminent person। और अगर आज मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अगर मानिए दिवंगत रतन टाटा जैसे लोगों को अगर आप लेकर के आते हैं या उस स्टेचर के लोगों को लेकर के आते हैं, क्या हमें उन पे विश्वास नहीं है? मुझे लगता है वो नहीं पूरे देश जानेंगे को विश्वास लीगल है। वो और कौन अगर इस तरह कौन से कैंडिडेट और अगर अच्छा हम है, वो डिस्कशन legal करके field का आदमी हो। अपॉइंटमेंट के साथ अकाउंटेबिलिटी को भी लेके आएंगे, मुझे लगता है कि अपॉइंटमेंट के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ा सर, इशू है। मैं एक और चीज़ बोलूं, देखिए 2014 में जो एनजेएससी पास हुआ वो हिस्टोरिक था, ऐतिहासिक था। उसमें ना सिर्फ पार्लियामेंट ने, संसद ने उसको सर्वसम्मति से पास किया, 16 विधानसभाओं ने उसको वेट किया एक और ध्वनि मत से था, एक भी ऑपोजिशन नहीं और था। 16 विधानसभाओं के द्वारा पास किया हुआ और सर्वसम्मति से संसद से पास किया हुआ, उसको इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में वन साइडेडली उसको हटा दिया। मुझे लगता है ये पीपुल्स विल के खिलाफ का जजमेंट था। बिल्कुल सही आप जो देखिए कह रहे हो। जो जनता के लिए, जैसा अभी बोला इन्होंने कि जनता के लिए ये प्रजातंत्र है और जनता के मैंडेट से मिली हुई जो सरकार और जो लेजिस्लेटिव है, यानी कि जो या एग्जीक्यूटिव है, उसने यदि कोई ऐसा डिसीजन लिया है तो उसके बारे में इस तरह से एनजेएससी के बारे में जो जजमेंट 2015 के हुआ था, मैं उस समय भी और आज भी इस बात का बहुत दृढ़ निश्चय के साथ कहता हूं कि वो गलत था। सर और वही चीज आई ना मैं बीच भी में कि बात- जुडिशियल आपकी बात एक्टिविज्म हम मानता इतने एक्टिव हो गए कि जो हमारा एक्चुअल में वर्क है कि लोगों को जस्टिस दिलाना, लेकिन हम अपने को प्रोटेक्ट करने लगे ऐसे कि नहीं, हमारे ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता। तो सर अगेन वही कि जुडिशियल एक्टिविज्म आ गया। जुडिशियल रिव्यू पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म तो वो फिर आपको सुपीरियर बना रहा है देखिए, ना कि आप- एक्टिविज्म नहीं है, उसमें एक नया टर्म है। आप 3-4 बार बोल चुके हैं। आप बोलेंगे मैं बीच में नहीं बोलूंगा, लेकिन जब मैं बोलूं आप मत बोलिएगा। मैं इनको ऐड We should do it in a एक्टिविज्म dignified नहीं manner. है, ये ओवररीच है, Exactly, ये sir. जुडिशियल ओवररीच है। चलिए मैं आपकी कुछ लीगल नॉलेज थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं। आप 1991 की जजमेंट पे है। 2014 के अंदर जब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कहर थे, उन्होंने इस पॉइंट के ऊपर जजमेंट दिया है। जस्टिस कहर और जस्टिस अरुण मिश्रा का जजमेंट है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वर्सेस एमपी रजिस्ट्रार हाई कोर्ट। उन्होंने ये प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया है कि जब हाई कोर्ट जज के खिलाफ इस तरह के आरोप आए तो उनको किस तरीके से इंक्वायरी करी जाए, और वो इंक्वायरी जो आज इन हाउस प्रोसीजर बनाया गया है, आज ऑनरेबल सीजीआई उसी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। और वो जो इन हाउस प्रोसीजर के अंदर इंक्वायरी कर रही है वो कोई ऐसी वैसी इंक्वायरी कमेटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई इंक्वायरी ऑफिसर या कोई पुलिस ऑफिशियल, उसके अंदर कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल, उसके अंदर 2 सिटिंग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 1 सिटिंग हाई कोर्ट जज। अब वो ये डिटरमिन करेंगे कि प्राइमा फेसी लेवल पे, इस बात को ध्यान रखिएगा, प्राइमा फेसी लेवल पे अगर एलिगेशंस के अंदर दम है तो वो ऑनरेबल सीजीआई को रिपोर्ट देंगे और ऑनरेबल सीजीआई उस कंसर्न जज को ये बोलेगा कि अब आप
आप यहाँ से रिजाइन करिए और उसके बाद क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है। हमने देखा है पहले के जजेस एकदम गलत है। आपकी जानकारी सही नहीं है, आपकी जानकारी सही नहीं है। वो रिजाइन नहीं करेगा यदि तो आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आपको जानकारी नहीं। आप मेरे विद्वान मित्र हैं, आपको कानून की मेरे ज्यादा समझ है, लेकिन मैं आपको कहूँ नहीं, ये बताइए, सुनिए, इन्होंने गलत जानकारी दी है। यदि वो जस्टिस मना कर दे, यदि वो जस्टिस मना कर दे, मैं तो कानून की बात कर रहा हूं, मैं भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं भाई साहब। आप जिस मैंडेट के अंदर ऑपरेट कर रहे हो, आपके उस पे निकल कर नहीं, मैंडेट आप समझिए बात आप को। किसी को अपील करना चाह रहे हैं, आप किसी को खुश करना चाह रहे हैं। आई एम सॉरी, यहाँ पर आप खुश मत करिए। यू आर बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, आप किसी का एजेंडा मत लेके आइए यहाँ। आप किसी का एजेंडा लेके मत आइए प्लीज। उस बात को बोले, नहीं, यहाँ चर्चा हो सकती है। इट्स ओपन। सौमित्र मुखर्जी का कोई केस हुआ था? हाँ, कहाँ है सौमित्र सेन, सौमित्र मुखर्जी? शमित मुखर्जी, शमित मुखर्जी दिल्ली हाईकोर्ट का दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। कब का एक था? सौमित्र सेन है, एक नहीं, सौमित्र आप मुखर्जी। नहीं, आप मेरे मित्र जो हैं इनको जानकारी नहीं है कानून की। बिल्कुल 2002 या 2000 का था ना, कहाँ है वो बेटा? नहीं, और मैं ये कह रहा हूँ इनको जानकारी दूं कि यदि जिस दिन देखिए, जस्टिस हम को ना- कहा चीफ जस्टिस ने कि इस्तीफा दो और वो नहीं देता है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, फिर आपको सर, जाना यही पड़ेगा। मैं आपको बता रहा एक था। मिनट सुनिए, उसके बाद आप आपको स्टेप जाना नंबर पड़ेगा 6 पर आइए उस जजमेंट का। लेजिस्लेटिव। मैं आपको पेज नंबर अरे भी बता भैया, देता तो हूं। सर स्टेप एक नंबर चीज 6 पे जब एक चीज बताइए, आएंगे, तो फाइनली अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो impeachment होगा। नहीं, आप सुनिए सर, सुनिए, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास इस रिपोर्ट को भेजेंगे एंड देन दे विल हैव टू टेक एक्शन। आप नो एक्शन, इम्पीचमेंट, एक्सेप्ट इम्पीचमेंट, यू शुड इंप्रूव योर लैंग्वेज नॉलेज। कुछ नहीं पता है, आपको नहीं पता है, इसको नहीं पता है। जो 7 स्टेप प्रोसीजर है, जो 7 स्टेप प्रोसीजर है, उसके अंदर 6 यही है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को वो रिपोर्ट भेज देंगे कि आप वो इम्पीचमेंट के लिए शुरुआत कर सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वैसे भी कर सकते हैं। नहीं, सुनिए। वो 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर पास कर दें, अगर स्पीकर को 100 लोकसभा एमपी दे दें, तो इम्पीचमेंट वैसे भी ऑन प्रोसीडिंग के बिगिन हो सकती है, बट फाइनल अप्रूवल के लिए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं है उसका। बट वो एग्जीक्यूटिव का एक्शन है। 50 मेंबर राज्यसभा के अगर दे दें तो भी एक मिनट इम्पीचमेंट सर, मैं इसमें यही कहूंगा कि फाइनली जब इस प्रोसीजर में किसी को 124A only speaks about the impeachment. सुनिए, It मैं आपकी doesn't बात- speak about the appointment. एक मिनट। और स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं को जजेस को डालना होता अपॉइंटमेंट में तो वो डालते, पर अगर आप उनकी पहले लेजिस्लेटिव स्पीचेस देखेंगे तो उन्होंने ये कहा कि वी डोंट वांट टू एंट्रस्ट द जजेस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मैं क्या कहूं, देखिए ये कह रहे हैं ना कि जैसे ही अम्बेडकर ने ये कहा था। सर एग्जीक्यूटिव और जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव है वो इम्पार्शियलिटी इफेक्ट करेगी, तो अल्टीमेटली इम्पीचमेंट उन्हीं के पास चला गया ना। फाइनली जो फाइनल पनिशमेंट है इम्पीचमेंट, जो कि एक्चुअल लास्ट रिजॉर्ट है एक जज को पनिश करने का, वो किसके पास आ गया फाइनली? राइट, दैट इज ओनली फॉर रिमूवल, ओनली फॉर रिमूवल, मतलब कि वो अल्टीमेट पनिशमेंट नहीं है उसमें। सर, अल्टीमेट उसके लिए वही है ना, चार्जेस में यदि वो मना करता है। तो जब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के पास इतने पावर हैं, तो आप उसकी इन्वॉल्वमेंट पे कहेंगे कि नहीं भाई, उससे करप्शन फैल जाएगा। पूरा देश चला रहा है, जो व्यवस्था चला रही है उसके साथ मिलकर यदि कॉलेजियम आप चलाते हैं, इसमें नथिंग रॉन्ग इन दैट, और उसके साथ एमिनेंट पर्सनैलिटी को जाड़ो। और मुझे लगता है कि उस सिस्टम से दोनों एक दूसरे पे सुपरविजन की नजर रख बिल्कुल, सकते हैं। बैलेंस ऑफ पावर बैलेंस नजर रख है सकते वो। हैं कि वो एक बैलेंस ऑफ विंग पावर है। गलत ना जा रहा हो, तो अगर जा रहा है तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। महाराज जी, अपनी जानकारी थोड़ी और बढ़ाइए। तो पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे दो सर, वो आप। मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर आप कहते हो कि जो भी लास्ट मोहर किसी जज के नाम की लगेगी उसमें चीफ, क्योंकि हम अपने चीफ जस्टिस को अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम पूरे के पूरा जो ढांचा है वही कोलैप्स कर जाएगा। मैं तो आपको खुद कहता हूँ, उसमें 6 लोगों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो भी बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके पास वीटो पावर होनी चाहिए कि वो एक फलाने जज को मना करे कि इसकी नियुक्ति मत करिए। मैं आपसे सहमत हूँ, फिर क्या रहेगी उसकी ताकत, उसकी कमीशन की क्या ताकत क्या उसके रहेगी? एक्सेप्शनल रीजन नहीं, अनेक रीजन होता है। और ये बात चल भी रही है, ये बात चल भी रही है, होगा नहीं कभी भी, ऐसे नहीं ये बात चल भी रही है। इंडिया में सर वैसे वीटो तो किसी के लिए नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी डिसीजन है। मैं तो जस्टिस गौड़ कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको देखिए डिस्कशन तो नेवर एंडिंग है। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमें जुडिशरी पे फेथ इसलिए रखना चाहिए। देखो, बैड फिशेस हर जगह होती हैं, वो तालाब भी गंदा कर देती हैं, ये भी बात सही है। मगर जजेस की मैं आपको मेंटालिटी बताता हूँ, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है और जो मैंने देखा है जुडिशरी में,
अंदर रह के एज ए जज। वो मैंने ये देखा है जी, जजेस को सबसे प्यारी होती है अपनी इज्जत पहले, इसलिए कोई किसी को प्रोटेक्ट नहीं करता। बिल्कुल वो चाहते हैं कि बिल्कुल सच्चाई सामने आए, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि हमारे पे कोई उंगली उठे, चाहे वो चीफ जस्टिस और दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे ये जो इंक्वायरी कर रहे हैं ये हैं, वो किसी को नहीं बख्शेंगे, किसी को नहीं बख्शते। बिल्कुल। क्योंकि सबसे पहले इज्जत है, अपनी इज्जत स्टेक पे होती है। आप ये बिल्कुल जो भी सही कह रहे इंक्वायरी हैं, करते हैं। majority of the judges are honest judges. जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है और हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई होस्ट सना। मेरे मन में ये सवाल है कि कैश कांड के खुलासे के बाद क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए? आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं मेरा आप ये करिए। कहना है हाँ। कि जब ये अभी मेरे ख्याल में कल या परसों तक इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। अगर वो रिपोर्ट ये कहती है कि इन्होंने क्राइम किया है तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उस एफआईआर दर्ज हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इजाज़त दे। अगर वो कहते हैं कि नहीं इनके खिलाफ कुछ नहीं है तो इनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो, परंतु ये रुपए कहाँ किसके थे उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टिल होनी चाहिए कि कोई जो प्लांट कर गया उनके ऊपर तो वो, और शुरू में ही एफआईआर होना बिना इसके इन हाउस कमेटी के वो गलत होता है, क्योंकि जो एविडेंस कोई ख़त्म नहीं होती किसी के खिलाफ है तो 2-3 दिन जैसे अब आ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, देखिए एफआईआर का मतलब हर एक आम नागरिक जानता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसमें ये जानकारी होती है जैसे कि कोई आपराधिक कृत्य हुआ है, कोई यदि क्रिमिनल एक्ट दिख रहा है प्राइमा फेसी, तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब इन्वेस्टिगेशन कौन करे, विषय ये है। देखिए हम लोग एक न्यायपालिका से संबंधित हम सब लोग बैठे यहाँ एक पुरानी डॉक्ट्रिन है, पुरानी कहावत है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। और यहाँ पर जैसे जस्टिस वर्मा वाला केस आया जिसमें मैं वो करोड़ों रुपए जलते हुए दिखे हैं वीडियो में, पहले उसमें डिनाइल मोड में रही जुडिशरी, पहले बोला कि नहीं अफवाह है, ये कुछ नहीं है। उसके बाद एक पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर बना, पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर के बाद में जुडिशरी में ये बात आई कि ठीक है। अच्छा, उसमें एक और चीज़ आया कि उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दो। लोगों में गुस्सा आ गया। मैं तो हम लोग ऐसे चर्चा करता रहता हूँ जनता के बीच में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो समय जो डिसीजन लिया गया तुरंत में और बाद में अंडर प्रेशर उसके ऊपर में एक इंक्वायरी कमेटी बैठी, ये मुझे लगता है कि ये जुडिशरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। और मैंने जैसे जस्टिस वो वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 केस का जिक्र किया है, उसके हिसाब से जो जजेस को एक अलग से सेक्लूडेड प्रोटेक्शन दिया जा रहा है वो न दे करके विश्वास किया जाना चाहिए जो भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, चाहे वो पुलिस है, ईडी है, सीबीआई है, जो भी है, उस पर भरोसा करो, वो इंक्वायरी करे कि वो जो अभी हमारे लर्नेड फ्रेंड बड़े सीनियर हमारे अग्रवाल साहब ने जो कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए, तो इंक्वायरी करे कौन? इंक्वायरी करने के लिए क्या आपको ये पता होना चाहिए कि जजेस के मामले में वो इम्पार्शियल नहीं होगा, सुप्रीम पुलिस और ईडी और सीबीआई, और बाकी के मामलों में इम्पार्शियल होगा? आपके पास ही आएगा ना केस चार्जशीट फाइल होने, तो आप उसके बाद इवेलुएट कर लिएगा कि पुलिस ने या ईडी ने या सीबीआई ने इसमें सही काम किया है कि नहीं किया। मेरे को एक चीज पता है कि जब एफआईआर होती है तो अग्रवाल साहब, जब एफआईआर होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस जब तक मेड आउट नहीं होगा, ललिता कुमारी की जजमेंट भी यही कहती है 2013 की कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होना बहुत जरूरी है। अगर हम इस पर्टिकुलर केस पे आते हैं, एक और चीज, ये जो केस पाया गया जस्टिस वर्मा के घर पर, वो जुडिशियल ऑफिसर हैं, इमीडिएटली उनको एफआईआर करानी चाहिए थी कि उनके प्रीमाइसेस में केस किसने रख दिया। राइट, बिल्कुल वो सारी चीजें क्लियर हो जाती। ये बात से मैं भी सहमत हूँ। नहीं, अब ये वाला पॉइंट आपने बहुत बढ़िया बोला है। उसके बाद क्लियर हो जाती, वहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती, सीबीआई से करा लेते, क्या ईडी से होता करा है, लेते। अब समझ लो, अब मैं जो आप वैसे बात सही कही है, जुडिशियल ऑफिसर बिना इजाजत लिए वो नहीं कर सकते। कहाँ है? कौन सा एसओपी की बात करें? ना इंटरनल की बात नहीं, यही तो है ना सर, यही गलत है। मेरे घर में अगर मेरे घर में केस है तो मेरी फर्स्ट ड्यूटी करनी क्या है? चाहिए। सवाल पे ही रहें और सब अपना अपना वक्तव्य देना से आधा मिनट का वक्तव्य देना था, शायद डिस्कशन बोर्ड में। बस मैं एक चीज पे कंक्लूड करना चाहता हूँ, बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन दो चीज़ों के बाद। एक तो ये जो इन हाउस इंक्वायरी है जिसके अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस और जस्टिस हाई कोर्ट के हैं, वो ये अगर कंक्लूड करते हैं कि एलिगेशंस जो हैं वो सब्सटैंशियल हैं,
तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके अंदर एफआईआर कर सकते हैं अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आती है, बिकॉज मेरे को लगता है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। अगर हम देखा जाए, हम लीगली एनालाइज करें, ना रिकवरी है, जो जिस चीज को पाया गया है रिकवरी है, राहत है। विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन आपको कैसे पता चला कि रिकवरी नहीं है? विदाउट एनी इंक्वायरी, इंक्वायरी उसकी होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूं इंक्वायरी हुई है, अगर इन्वेस्टिगेशन हुई है, ये बात आप आपकी बायसनेस तो क्लियर हो गई। मैडम समझ लो, एक मिनट, यू आर इन्होंने वर्ड तो सही करा है, रिकवरी जो वहां चीज थी ये हो, पर रिकवर पुलिस ने नहीं करा। वो टेक्निकल नहीं है, वो गलत बात है। तो पुलिस तो बीच में है ही नहीं सर, नहीं, पुलिस बीच में कहाँ है? रिकवरी कौन करेगा? उनका एआई का ये क्वेश्चन था कि क्या इस केस में तो मैंने एफआईआर बोला होनी चाहिए थी या नहीं होना चाहिए था। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 6 दिन तक शायद कवर अप ऑपरेशन चल रहा था, 14 से 21 तक। मैं वही कह रहा हूं। एक मिनट, मुझे जब तक टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर नहीं छपी, और मुझे लगता है कि इस केस में काफ़ी प्रवक्ताओं ने भ्रमित करने की कोशिश की अलग अलग चैनल पे कि जी एफआईआर नहीं हो सकती, ये कहीं ना कहीं जजेस प्रोटेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है। सीधी बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन की रिक्वायरमेंट है इन व्यू ऑफ द जजमेंट। और मुझे लगता है कि ऐसे केस में जहां फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और ये भी कई वक्ताओं की तरफ से कहा गया कि जी कॉग्निजेंस है, सर अच्छी तरह से जानते हैं कि सैंक्शन जो है वो कॉग्निजेंस की स्टेज पे, और कॉग्निजेंस पुलिस नहीं ले रही, वो तो जज का काम है। जब वही तो मैं कह रहा हूं, मतलब उन्हें वो कॉग्निजेंस को इन्वेस्टिगेशन से कंफ्यूज कर रहे हैं। सर तो ने पूरी उम्र क्रिमिनल लॉ का काम किया है, तो वो एक बड़ा डेलिब्रेट भ्रमित करने का प्रयास था देश में, या इग्नोरेंस की वजह से था, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहां सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की बात थी, वो रजिस्टर होनी चाहिए थी, और उन्होंने वो हो चुकी, पैरेलल इन्वेस्टिगेट कर लेते। नहीं हुई, नहीं, वो पैरेलल इन्वेस्टिगेट कर लेते। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन सेक्शन में नहीं हुई। फर्स्ट इंफॉर्मेशन कि ये ऐसा इंसिडेंट हो गया, वो खबर हो गई पुलिस को, आग लगने की, पुलिस ने आग लगने की, जो कैश की नहीं, कैश की नहीं, जो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन, अग्रवाल साहब पुलिस का काम था। ठीक है मालिक, देखिए इसमें दो व्यूज हैं। पहले जो व्यू आई है वो ये आई है कि कैश नहीं था, बाद में व्यू आई है कैश था। अब कौन सी व्यू ठीक है नहीं ठीक है, ये जो इंक्वायरी चल रही है इसकी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद है, क्योंकि एकदम एफआईआर नहीं होनी चाहिए है। इसके लिए जजेस प्रोटेक्शन एक्ट है और उसके पीछे लॉजिक है। जब तक ये एक्ट होल्ड कर रहा है, ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, तब तक डायरेक्ट एफआईआर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे जजेस का मोरल विक्टिमाइज होते हैं, मोरल डाउन जाता है। इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के इंटरेस्ट में है कि एकदम से अगर ऐसे एफआईआर होने लगी ना तो 100 एफआईआर हो जाएंगी, सीजे के खिलाफ हो जाएगी, के खिलाफ हो जाएगी, मिसयूज बड़ा होगा। इस देश ने अब नए कानूनों में देखा है एक आम इंसान के खिलाफ भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, सेक्शन 173 क्लॉज 3। उसमें वो भी कहता है जब एक नॉर्मल आदमी के खिलाफ एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, ये डिटरमिन हो रहा है वो कंप्लेंट केसेस में है। अच्छा एक एग्जांपल है हमारे पास, मैं इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, शाम यही करते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, मैं सर से आप सर देखिए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन व्हाट कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं सर, हो गई है सब में, बीएनएसएस के अंदर हुआ है कमर्शियल ट्रांजैक्शन में जो आई एम रियली सरप्राइज आप ऐसी बात कर रहे हैं। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में सर नहीं, सब उसके अंदर पावर है, 7 डेज के अंदर कंक्लूड करना है इंक्वायरी। सर मैं आपसे एक सर 173 का क्लॉज 3 देखिए आप बीएनएसएस के अंदर, आप बहुत जानते हैं। देखिए हमारे सामने एक रिक्वेस्ट है, मैं यदि आपने कहा कि भरमार हो जाएगी एफआईआर की, क्या 1991 के उस जजमेंट के पहले भरमार थी जजेस के खिलाफ? नहीं थी सर। आप यदि सिस्टम जजेस प्रोटेक्शन एक्ट तब भी था नहीं, 1991 के उस जजमेंट के पहले 1985 का एक्ट है सर, 1985 का पहले का एक्ट है। नहीं जो भी एक्ट है। अब जस्टिस निर्मल यादव हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हुई नहीं हुई है? बिल्कुल एफआईआर हुई है और बिल्कुल चार्ज पे केस जा रहा है। लखनऊ में आज ही वो उसका फैसला आना है। अब बारी है फोटो राउंड की। इसमें आपको बारी बारी से 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सबको एक एक लाइन बोलकर इन तस्वीरों पर अपने क्लोजिंग कमेंट्स देने हैं। पहली तस्वीर, हिंसा के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। देखिए, अगर उनका निजी संपत्ति है
तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ही डिमोलिशन होना चाहिए। अगर वो पब्लिक प्रेमाइसेस पे कहीं पे उन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखी है, उसकी कोई नोटिस की आवश्यकता नहीं है। आप बोलिए। मेरा ये कहना है, मैंने पहले भी कहा था, जो योगी सरकार और ये इस तरीके से कि मुस्लिम्स जो हैं उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल है तो उसका मकान तोड़ने के लिए चले गए, वो बिल्कुल इलीगल है। अगर उसने कंस्ट्रक्शन इलीगल कर रखी तो तोड़ो, परंतु साथ में औरों के भी जो घर हैं और रिलीजन के, उनके भी तोड़ो। उससे हमारा भाईचारा बना रहेगा। अगर आप एक आदमी का कोई अगर मुलजिम है इस कारण से तोड़ रहे, वो नहीं है बात, वो करना गलत है। सिन्हा साहब, मुझे रामायण की चौपाई याद आ रही है। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिनुबय हो ही न प्रीति। जी आप मैडम। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्राइमा फेसाई लोगों का फेथ बना रहे कि कोई तो एक्शन ले रहा है, क्योंकि ये जो डेमोलिश किया गया है चीज़ों को, वो एक बेटी के अंगे रेप किया गया है, उसका ये एक्शन है। विमेन सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो कि इतना लेंदी प्रोसेस है, कानून में ऐसे बिना बात तोड़ दो। लेट मी कंप्लीट अग्रवाल साहब, जो जुडिशियल प्रोसेस है जिसमें निर्भया केस की बात करें, 7 साल लग गया। अभी हमारे पास एक केस है 17 साल से चीप एंड क्रॉस कंप्लीट नहीं हुए उस केस में। तो लोग देखते हैं कि आखिर एक्शन क्या है, तो वो प्राइमा फेसाई लोगों को ये दिखाने के लिए कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं, सरकार कुछ कर रही है, तो वो चीजें, हालांकि ये चीजें जो है वो थ्रू प्रोसेस हो तो ज्यादा बेटर है। क्या प्रोसेस हुआ ये? अच्छा आप हो गया। मेरे हिसाब से इट इज़ अ क्लियर केस ऑफ स्टेट ओवररीच, जिसके अंदर कोई प्रोविज़न नहीं है डिमोलिशन का। वहाँ बुलडोज़र भेज के वहाँ कौन रहता है, कौन नहीं रहता, किसका मालिकाना हक है, किराए पे प्रॉपर्टी है, जो क्रिमिनल है, जो ऑफेंडर है, उसके पेरेंट्स रह रहे हैं, कौन रह रहे हैं, ये कंप्लीटली इलीगल है। जो कानून हमारे देश का है हमको उसी के अंदर ऑपरेट करना है। अगर कोई कानून में कमियां हैं तो आप नया अमेंडमेंट लेकर आइए ना। अगर आपको लगता है कि बहुत 10 साल 15 साल 20 साल का ओवररीच है, हम एडवोकेट्स जाके ही एडजॉर्नमेंट्स देते हैं, क्लाइंट्स को तो पता नहीं होता, तो ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देना ठीक नहीं है। लेकिन किसी का इस तरह से जाके घर तोड़ देना विदाउट एनी ऑर्डर, विदाउट एनी नोटिस, ये गलत है। अगर हाँ प्रोविजन है और आपने उसको नोटिस दिया है, आपको लगता है कि उसके अंदर आप विद इन लॉ ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप तोड़िए, बिल्कुल तोड़िए। देखो हम सबका कंसेंसस ये है जो स्पीकर्स बोले हैं, और मैं भी एग्री करता हूँ कि इलीगल स्टेप उठा के डिमोलिश नहीं करना चाहिए। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो बिना नोटिस भी आप डिमोलिश कर सकते हो, बस सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते सर, पब्लिक प्रेमाइसेस पे कर सकते पब्लिक प्रेमिसेस में कर सकते हैं। देखिए दूसरी बात ये में भी नोटिस देना है, ये नहीं है कैसे कर दो। दूसरी बात ये है कि सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो मुलजिम है, उसने क्राइम किया, इसलिए आप डिमोलिश कर दो, ये गलत है। नहीं, मेरा मानना है इसमें, यदि दोबारा इसमें कोई का इंटरवेंशन हो सकता है, मेरा मानना है कि एक माइट जरूरी है। दूसरी तस्वीर, कुणाल कामरा का शिंदे और मोदी पर किया गया स्टैंड अप एक्ट जायज है? मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में सटायर और ह्यूमर हमेशा से रहा है। जब हम लोग छोटे थे तो सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया उठा करके जो कार्टूनिस्ट को देखते थे, और उन्होंने हजारों उस समय के मिनिस्टर्स के, प्राइम मिनिस्टर्स के रोज सुबह सटायर ह्यूमर के कार्टून्स होते थे। मुझे लगता है कि अगर पॉलिटिक्स विदाउट सटायर और ह्यूमर इज नो डेमोक्रेसी, नो पॉलिटिक्स एट ऑल। तो ये जो ओवररीच, स्टेट की ओवररीच है, अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन कुछ बोल रहा है और उसके खिलाफ FIR करी जा रही है, मुझे लगता है बहुत ही नाजायज है। अगर इस तरीके से एक ये कैटेगरी अलग बना दो कि वो किसी का डिफेमेशन करे, ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में सबके लिए कानून एक है, सबको। मैं भी कल को कह दूं मैं भी कॉमेडियन हूँ, मैं तो किसी के बारे में कुछ बोलूं, कौन सा सर्टिफिकेट ले रहे हैं ये, कौन सा सर्टिफिकेट है इनके पास? साहब आपको क्या कहते हैं? सर थैंक यू। मेरा मानना है कि जहाँ जैसी व्यवस्था होती है वैसे ही प्रतिक्रिया होती है। मुंबई में पिछली सरकार के दौरान में एक वृद्ध रिटायर्ड नेवल ऑफिसर को इस तरीके से बर्बरता से पीटा गया और उसके घर से तोड़फोड़ की गई क्योंकि उसने एक फॉरवर्ड किया था उस समय के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के बारे में। मुझे लगता है कि ये वहाँ का यदि कल्चर वैसा बना है तो उसमें वहाँ पर वो तोड़फोड़ हुई होगी। लेकिन जैसा हमारे लर्नेड सीनियर अग्रवाल साहब ने कहा है कि ये एक बहुत ही अजीबोगरीब सी व्यवस्था बन रही है जिसमें आप किसी के बारे में कुछ भी कह के निकल जाओ। देखिए R.K. लक्ष्मण साहब की जो सटायर है और कामरा के फूहड़ जो उसमें पैरोडीज में बहुत फ़र्क है सर। R.K. लक्ष्मण कहाँ, ये कामरा कहाँ।
एकदम ये 2 टके एक आदमी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए और एक सीमा रेखा हमेशा तय होनी चाहिए समाज में। और उनका बोलिए लिखित मैडम। होता था, अग्रवाल उनका एक साहब। कार्टून था। हाँ मैडम बोलिए। आर्टिकल 19 हमारा राइट टू स्पीच है, डेफिनेटली सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन उसके लिमिटेशंस हैं कि आप किस लेवल तक बोल सकते हैं। अगर आप किसी को डिफेम कर रहे हो इंटेंशनली और जो कि मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है उसका, आप पॉलिसीज पर बात कीजिए ना, उस पर कमेंट दीजिए। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप किसी को भी डिफेम करते हैं। आप बोलिए। राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर ऑपरेट करता है, या हमारा कानून है। मेरे को लगता है कि जिस तरह का आज हम देखिए, हम लोग सब सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे हैं और कानून भी जो आए हैं, हम सोर्सेज ऑफ लॉ जो पढ़ते हैं वो हमारी सोसाइटी से ही आते हैं। और इस तरह की एक ओछापन करना, अभी हमने पीछे एक टॉक शो में भी देखा जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। हम सोसाइटी के नॉर्म्स से बाहर नहीं जा सकते। तो अगर ये सोचना कि इस फंडामेंटल राइट में कि मेरा राइट टू फ्रीडम और स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है कि मैं कुछ भी बोल दूं, किसी भी तरह ऑपरेट करूं सोसाइटी में, वो मेरे हिसाब से गलत है। आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमेशा हमारा कानून पुट करेगा। ठीक है, मेरा भी ये कहना है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए और आप किसी की डेफेमेशन नहीं कर सकते। सटायर आप कीजिए मगर डेफेमेशन नहीं कर सकते। तो अगर डेफेमेशन करते हैं तो उसको आदमी को, व्यक्ति को राइट है कि वो आपके खिलाफ डेफेमेशन का केस करे या जो भी लॉ में स्टेप्स हैं वो उठाए जाए। और यही नहीं, महाराष्ट्र में तो आदमी का मकान ही तोड़ देते हैं आदमी, प्राइवेट आदमी। नहीं, ये गलत है, ये